क्या बुद्धि तलवार से ज्यादा ताकतवर हो सकती है? क्या एक अकेला इंसान सिर्फ अपनी सोच और अपनी रणनीति के दम पर इतिहास का पूरा रुख मोड़ सकता है? ये सवाल सुनने में फिल्मी लगते हैं, पर भारत के इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इसे सच कर दिखाया। आज हम उस दिमाग की परतों को खोलने जा रहे हैं, जिसका नाम सुनते ही रणनीति, राजनीति और बुद्धिमत्ता की तस्वीर सामने आ जाती है। चाणक्य। और आज हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बल्कि ये समझना है कि उन्होंने ये कैसे किया। हम सब जानते हैं कि उन्होंने एक साम्राज्य को उखाड़ फेंका और एक नए की नींव रखी, लेकिन वो कौन सी सोच थी, वो कौन सी रणनीतियां थी जो आज हजारों साल बाद भी उतनी ही असरदार लगती हैं। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक पूरा ब्लूप्रिंट दिखाते हैं। तो चलिए इसी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। चाणक्य को सिर्फ एक ऐतिहासिक किरदार की तरह नहीं, बल्कि एक माइंडसेट की तरह देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस महान हस्ती की शुरुआत कहाँ से हुई। हम सब ने उनके कई नाम सुने हैं, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य। इन नामों के पीछे का इंसान कौन था? देखिए, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं और हर नाम का अपना एक मतलब है। विष्णुगुप्त उनका जन्म का नाम था जो उनके माता पिता ने रखा। चाणक्य उनके पिता चाणक्य नाम से आया जो उनकी पहचान बनी। और कौटिल्य, वो नाम सबसे दिलचस्प लगता है। हाँ, सबसे दिलचस्प नाम कौटिल्य ही है। कुछ लोग इसे कुटिल यानी चालाक या टेढ़ी सोच से जोड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर जानकार मानते हैं कि यह उनके गोत्र कुटिल से आया है। मुझे तो ये कुटिल वाली व्याख्या ज्यादा पसंद है, क्योंकि उनकी रणनीतियां सीधी तो कभी नहीं होती थीं, हमेशा कई कदम आगे की और अक्सर टेढ़ी होती थीं। खैर, ये तो हुई नामों की बात, लेकिन जो बात मुझे हमेशा हैरान करती है वो है उनका ज्ञान। उस जमाने में उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, कूटनीति पर जो लिखा वो आज भी पढ़ाया जाता है। उनका दिमाग बना कैसे था? इसका बड़ा श्रेय उस जगह को जाता है जहां उन्होंने शिक्षा ली और दी भी, तक्षशिला। तक्षशिला उस समय कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो ज्ञान का एक ग्लोबल सेंटर था। वहां सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज पर जोर दिया जाता था। अच्छा। छात्रों को दुनिया भर से आते मसाइल पर बहस करने, रणनीति बनाने और हल निकालने के लिए तैयार किया जाता था। चाणक्य उसी माहौल की उपज थे, पहले एक छात्र के तौर पर और फिर एक आचार्य के तौर पर। मतलब उनका सोचने का तरीका सिर्फ शास्त्रों तक सीमित नहीं था, बल्कि असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने पर केंद्रित था। बिल्कुल। उन्होंने वहीं से यह सीखा कि ज्ञान की असली शक्ति उसे सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करने में है। और इसी सोच ने उन्हें एक आचार्य से एक क्रांति के निर्माता में बदल दिया। यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जिसके बारे में सबने सुना है। एक ज्ञानी आचार्य एक साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की शपथ ले लेता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत अपमान की कहानी थी? मतलब मगध के राजा धनानंद ने उन्हें अपमानित किया और उन्होंने बदला लेने की ठान ली, या इसके पीछे कुछ और भी था? देखिए, अपमान की घटना तो वो चिंगारी थी जिसने आग लगाई, लेकिन बारूद पहले से इकट्ठा हो रहा था। धनानंद एक बहुत शक्तिशाली लेकिन क्रूर और लालची राजा था। वो प्रजा पर भारी टैक्स लगाता था, विद्वानों का सम्मान नहीं करता था और बस अपने ऐशो आराम में डूबा रहता था। और उस समय भारत के पश्चिमी दरवाजे पर सिकंदर की सेना दस्तक दे रही थी। चाणक्य जैसे दूरदर्शी इंसान को यह दिख रहा था कि अगर भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा रहा और मगध जैसा सबसे बड़ा राज्य एक अयोग्य राजा के हाथ में रहा, तो देश की एकता और सुरक्षा खतरे में है। तो ये सिर्फ व्यक्तिगत बदलाव नहीं था, ये एक राष्ट्रीय जरूरत थी। चाणक्य को लगा कि अगर देश को बचाना है तो पहले घर के सबसे बड़े दुश्मन यानी धनानंद को हटाना होगा। सही पकड़ा आपने, ये राष्ट्र निर्माण की लड़ाई थी। चाणक्य ने धनानंद में एक भ्रष्ट सिस्टम का चेहरा देखा और उन्हें समझ आ गया कि इस सिस्टम को बदलने के लिए एक नए नायक की जरूरत है। और यहीं उनकी नजर पड़ी चंद्रगुप्त पर। अच्छा। एक साधारण से दिखने वाले लड़के में उन्हें वो असाधारण क्षमता दिखी जो एक सम्राट के लिए जरूरी थी। सीखने की भूख, जबरदस्त इच्छा शक्ति और अन्याय के खिलाफ गुस्सा। और यहीं से गुरु शिष्य की वो जोड़ी बनी जिसने इतिहास लिख दिया। एक तरफ एक विशाल स्थापित साम्राज्य और दूसरी तरफ एक आचार्य और एक नौजवान लड़का। सुनने में ये किसी भी तरह से बराबरी का मुकाबला नहीं लगता, तो ये असंभव काम संभव हुआ कैसे? चलिए उनकी उस मास्टर रणनीति को परत दर परत खोलते हैं। चाणक्य की रणनीति की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने कभी भी ताकत का जवाब ताकत से देने की कोशिश नहीं की। वो जानते थे कि नंद वंश की सेना से सीधे टकराना बेवकूफी होगी।
तो उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया। उनकी रणनीति के 4 मुख्य स्तंभ थे। पहला था तैयारी और धैर्य। धैर्य, जो आज की दुनिया में सबसे कम है। बिल्कुल। उन्होंने चंद्रगुप्त को सीधे युद्ध के मैदान में नहीं उतारा। सालों तक तक्षशिला में उसे राजनीति, कूटनीति, युद्ध कला, अर्थशास्त्र, हर चीज की शिक्षा थी। उसे मानसिक और शारीरिक रूप से एक सम्राट बनने के लिए तैयार किया। चाणक्य का मानना था कि युद्ध मैदान में लड़ने से पहले उसे दिमाग में जीतना पड़ता है और इसके लिए तैयारी ही एकमात्र रास्ता है। डेटा इज द न्यू ऑयल। चाणक्य ये बात हजारों साल पहले जानते थे। वो इसे जानते ही नहीं थे, बल्कि इसके मास्टर थे। उन्होंने एक ऐसा खुफिया तंत्र बनाया, एक ऐसा स्पाई नेटवर्क जो उस समय के हिसाब से अकल्पनीय था। उनके जासूस सिर्फ सैनिक नहीं थे, वो व्यापारी, साधु, ज्योतिषी, नर्तकी, यहाँ तक कि विष कन्याओं के रूप में भी काम करते थे। सच में? हाँ, ये लोग समाज के हर तबके में फैले हुए थे और मगध की हर छोटी बड़ी खबर उन तक पहुंचाते थे। राजा की कमजोरियां क्या हैं, कौन सा मंत्री उससे नाखुश है, प्रजा क्या सोचती है, सेना की तैनाती कहाँ है, सब कुछ। मतलब दुश्मन पर हमला करने से पहले उन्होंने उसका पूरा एक्सरे कर लिया था। वो सिर्फ दुश्मन की ताकत नहीं, बल्कि उसकी कमजोरियों को भी जानते थे। और यही उनकी तीसरी रणनीति का आधार बना, गठबंधन बनाना। उन्हें अपनी खुफिया जानकारी से पता था कि कई छोटे राजा और सामंत धनानंद से परेशान हैं। उन्होंने उन सबको एक एक करके अपने साथ में लाया। उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि चंद्रगुप्त एक बेहतर और न्यायपूर्ण शासन लाएगा। मतलब एक जन आंदोलन खड़ा कर दिया, जिससे धनानंद अपनी ही प्रजा की नजरों में विलन बन गया। ये तो बिल्कुल मॉडर्न पॉलिटिकल कैंपेन जैसा लगता है। पहले अपने विरोधी की कमजोरियों का पता लगाओ, फिर उससे नाराज लोगों को अपने साथ मिलाओ और जनता के बीच एक सकारात्मक माहौल बनाओ। बिल्कुल। और चौथा और आखिरी स्तंभ था सही समय का इंतजार। चाणक्य कभी जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि गुस्से या उत्साह में लिया गया फैसला हमेशा महंगा पड़ता है। उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक नंदवंश अंदर से खोखला नहीं हो गया और उनके अपने लोग ही उसके खिलाफ नहीं हो गए। और जब सही समय आया तो उन्होंने ऐसी चोट की कि साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। तो ये तलवारों का युद्ध कम और दिमाग, सूचना और मनोविज्ञान का युद्ध ज्यादा था। नंदवंश की सेना बड़ी थी, लेकिन चाणक्य की योजना उससे कहीं ज्यादा बड़ी और घातक साबित हुई और इसी से मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। हाँ, और ये हमें सिखाता है कि सही रणनीति और तैयारी के सामने बड़ी से बड़ी ताकत भी घुटने टेक सकती है। अब साम्राज्य तो बन गया, लेकिन उसे चलाना एक अलग चुनौती है। और यहीं पर चाणक्य नीति और उनका ग्रंथ अर्थशास्त्र काम आता है। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनमें फर्क है ना? बहुत बड़ा फर्क है। अर्थशास्त्र एक तरह से आप कह सकते हैं कि शासन चलाने का एक मैनुअल है। बिल्कुल, इसमें टैक्स कैसे इकट्ठा करें, कानून व्यवस्था कैसे बनाएं, विदेश नीति कैसी हो, जासूसी तंत्र कैसे काम करे, यानी एक देश को चलाने की हर बारीक से बारीक डिटेल है। ये एक राजा या प्रशासक के लिए लिखी गई किताब है। और चाणक्य नीति वो क्या है फिर? चाणक्य नीति आम इंसान के लिए है। ये जीवन जीने की कला है। ये उन सिद्धांतों का संग्रह है जो चाणक्य ने अपने अनुभव से सीखे थे। इसमें दोस्ती, रिश्ते, पैसा, दुश्मन, सफलता, खुद को बेहतर बनाने जैसी बातें हैं। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है कि दुनिया में कैसे जीना है, लोगों को कैसे समझना है और अपनी तरक्की कैसे करनी है। इसका सार ये है कि जीवन में सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, स्मार्टनेस और सही नीति का होना भी उतना ही जरूरी है। स्रोतों में एक बात पर बहुत जोर दिया गया है चाणक्य की, लोगों को पढ़ने की कमाल की क्षमता। वो एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक थे। आज के दौर में जहां हम लोगों की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखकर उनके बारे में राय बनाते हैं, वो बिना किसी टेक्नोलॉजी के किसी के दिमाग के अंदर कैसे झांक लेते थे? उनकी सबसे बड़ी ताकत थी कि वो शब्दों से ज्यादा व्यवहार पर ध्यान देते थे। वो मानते थे कि इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन उसका व्यवहार, उसकी आदतें, उसकी बॉडी लैंग्वेज सच बता देती है। वो देखते थे कि कोई व्यक्ति किसकी तारीफ कर रहा है, किसकी बुराई कर रहा है, मुश्किल समय में कैसे बर्ताव करता है और लालच या डर के सामने कैसे प्रतिक्रिया देता है। मतलब वो एक तरह के प्रोफाइलर थे। वो लोगों के पैटर्न को समझते थे। बिल्कुल। वो समझते थे कि हर इंसान की प्रेरणा का स्रोत अलग होता है। कोई सम्मान का भूखा होता है, कोई पैसे का, तो कोई सत्ता का। एक बार जब आप किसी की प्रेरणा को समझ जाते हैं तो आप उसके अगले कदम का अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए वो हमेशा अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनका दुश्मन क्या सोच रहा है। उनका एक मशहूर सूत्र था, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि भावनाएं बदलती हैं लेकिन स्वार्थ नहीं बदलता। यह सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, लेकिन शायद यही प्रैक्टिकल दुनिया का सच है। चलिए इसे आज की दुनिया से जोड़ते हैं।
आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या हमारी पर्सनल लाइफ में चाणक्य की कौन सी सीख सबसे ज्यादा काम आ सकती है? उनकी एक सीख जो आज की इस दिखावे की दुनिया में शायद सबसे जरूरी है, वो है अपनी योजनाओं को गुप्त रखना। चाणक्य कहते थे कि अपने लक्ष्य के बारे में तब तक किसी को मत बताओ जब तक वो पूरा ना हो जाए, क्योंकि जब आप अपनी योजनाएं लोगों को बताते हैं तो दो चीजें होती हैं। एक तो नजर लग जाती है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर पहली चीज ये होती है कि लोग आपको सलाह देना शुरू कर देते हैं, आपकी कमियां निकालते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं। इससे आपका फोकस और आत्मविश्वास दोनों कमजोर होता है। और दूसरी चीज, आपका दुश्मन सतर्क हो जाता है, चाहे वो बिजनेस में आपका प्रतियोगी हो या आपके जीवन में कोई आपसे जलने वाला। इसे समझाने के लिए हमारे पास एक छोटी सी कहानी है जो इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। दो दोस्त थे, अमन और रवि। दोनों ने एक नया ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। अमन बहुत उत्साहित था। उसने अपने आइडिया के बारे में सबको बता दिया, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दी। और नतीजा क्या हुआ? किसी ने कहा, अरे ये तो नहीं चलेगा, इसमें बहुत कंपटीशन है। किसी ने मजाक उड़ाया, पहले नौकरी तो संभाल ले। चारों तरफ से इतनी नकारात्मकता और शंकाएं आई कि अमन का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया और उसने वो काम शुरू करने से पहले ही छोड़ दिया। दूसरी तरफ था रवि। उसने अपने प्लान के बारे में किसी को एक शब्द नहीं बताया। वो चुपचाप अपने काम पर लगा रहा, रिसर्च करता रहा, अपनी वेबसाइट बनाता रहा। 6 महीने तक किसी को पता नहीं चला कि वो क्या कर रहा है। फिर एक दिन जब उसका बिजनेस चलने लगा और उसकी कमाई शुरू हुई तो उसने अपनी सफलता के बारे में बताया। और तब वही लोग जो अमन को डिमोटिवेट कर रहे थे, रवि के पास आके पूछने लगे, भई कैसे किया, हमें भी बताओ। ये कहानी चाणक्य की उसी नीति को एकदम सटीक तरीके से दिखाती है। अपनी सफलता को शोर करने दो, अपनी जुबान को नहीं। जब आप चुपचाप काम करते हैं तो आप भारी रुकावटों और नकारात्मक ऊर्जा से बच जाते हैं। आपकी सारी एनर्जी सिर्फ आपके लक्ष्य पर लगती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी कमजोरी और अपनी योजना दोनों को छिपाकर रखना ही समझदारी है। बिल्कुल। चाणक्य के अनुसार 3 चीजें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए: अपने भविष्य की योजना, अपना कोई बड़ा नुकसान और अपने घर की निजी बातें। क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग हमदर्द बनकर आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने का इंतजार करते हैं। तो आज की इस बातचीत से ये साफ है कि चाणक्य सिर्फ एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं है, बल्कि वो एक सोच है, एक रणनीति है, एक ऐसी सोच जो सिखाती है कि ज्ञान, धैर्य और सही योजना ही असली ताकत है। उन्होंने साबित किया कि जरूरी नहीं कि आपके पास संसाधन सबसे ज्यादा हों, जरूरी ये है कि आप अपने पास मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल सबसे बेहतर तरीके से करें। उनकी नीतियां हमें यही सिखाती हैं कि जीवन की हर लड़ाई, चाहे वो करियर की हो, बिजनेस की हो या रिश्तों की, सिर्फ ताकत या भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी और रणनीति से जीती जाती है। लोगों को परखना, सही समय का इंतजार करना और बोलने से ज्यादा सुनने और देखने पर ध्यान देना, ये गुण आज भी उतने ही कीमती हैं जितने हजारों साल पहले थे। यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। चाणक्य ने अपनी योजनाओं और कमजोरियों को छिपाकर रखने की सीख दी, लेकिन आज के सोशल मीडिया और नेटवर्किंग की दुनिया में, जहां शेयरिंग और कोलैबोरेशन को सफलता की कुंजी माना जाता है, एक व्यक्ति रणनीतिक रूप से चुप रहने और दुनिया से जुड़कर अपनी बात रखने के बीच संतुलन कैसे बना सकता है? कहाँ लाइन खींचनी चाहिए?